Hello students, welcome back to the series of Basics of National Income Accounting। हमने अपने लास्ट सेशन में समझा था टर्म्स जैसे कि फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एटसेट्रा, और आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे उन टर्म्स को समझना जिनसे नेशनल इनकम को समझना और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के टर्म्स को समझना और भी आसान हो जाएगा। सो द फर्स्ट टर्म जो आज हम देखने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन। ये एक ऐसा टर्म है जो अक्सर हमने सुना हुआ है, जो आप लोग यूज भी करते हैं। अगर गाड़ी की बात हो तो हम बोलते हैं गाड़ी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट लगा लो। नॉर्मल डे मैन टर्म्स में भी हम इसे अक्सर यूज करते रहते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब है जो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, कंसिस्टेंटली जो डिक्रीज होता रहता है वैल्यू ऑफ एसेट में। जो भी वैल्यू है एसेट की, उसमें कंसिस्टेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज जो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यूज किया जा रहा है, उस एसेट को यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से जो वियर एंड टियर होगा, उसकी वजह से जो वैल्यू रिड्यूस होगी, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर गाड़ी का जो जिससे रिलेटेड हम बहुत सुनते हैं, अगर हमने गाड़ी खरीदी और हम उसको चला रहे हैं तो उसके कुछ टायर घिसेंगे, इंजन जो है पुराना होगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये वियर एंड टियर की वजह से हो रहा है, एंड इस वजह से उस एसेट की वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का जो ग्रेजुअल कंजम्पशन है, इस वजह से इसको यहां पर हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा है। डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली दिखाता है कि कौन सा कॉस्ट, जो एसेट का कॉस्ट है, उसका कौन सा पोर्शन, एक हिस्सा जो उसके एक्सपेंस पे डेडिकेटेड रहेगा। अगर गाड़ी को मेंटेन करना है, उसके वियर एंड टियर को कम करना है, तो एक एक्सपेंस रेगुलर उसकी यूजफुल लाइफ पे हमें करना ही पड़ेगा, और वो डेप्रिसिएशन में काउंट होगा, वो डेप्रिसिएशन में काउंट होगा। अब डेप्रिसिएशन एज अ टर्म नेशनल इनकम में कहां इस्तेमाल होता है? ये चीज हम यही समझ लेते हैं जब भी हम ग्रॉस और नेट नेशनल इनकम की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो यहां यूज होता है इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, इनको यूज होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। अक्सर बच्चे यहां पर कंफ्यूज होने लगते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिंपल भाषा में हम इसको यहां पे समझ चुके हैं कि ग्रेजुअल रिडक्शन जो होता है एसेट की वैल्यू में, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जो सीरीज है उसमें आप देखेंगे हम डेप्रिसिएशन को कैसे यूज करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम। अब आ जाते हैं हम अपने अगले टर्म पे। अगला टर्म जो है वो है नॉर्मल रेसिडेंट। अब यहां पर मैं क्लियरली बता देना चाहूंगी कि जो नॉर्मल रेसिडेंट टर्म है ना, ये एक इकोनॉमिक टर्म है। ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक टर्म है। जैसे कि सिटीजन एक पॉलिटिकल टर्म है, एक पॉलिटी का टर्म है, वैसे नॉर्मल रेसिडेंट हमारा एक इकोनॉमिक टर्म है। ये बेसिकली मीन ये करता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल या फिर एंटिटी जो ऑपरेट कर रही है उस पर्टिकुलर कंट्री से फॉर मोर देन 1 ईयर, उस पर्टिकुलर कंट्री से ऑपरेट कर रही है। अब इसमें क्या हो सकता है? वी कैन हैव द सिटीजंस, वी कैन ऑल्सो हैव फॉरेन वर्कर्स, वी कैन ऑल्सो हैव बिजनेसेस। दे नीड नॉट नेसेसरली बी द सिटीजन। जरूरी नहीं है कि वो हमारे सिटीजन हो। सिटीजन भी हो सकते हैं, फॉरेन वर्कर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन बिजनेसेस भी हो सकते हैं। यहां पर कंडीशन क्या है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड दे हैव अ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड कनेक्शन विद द कंट्री। वो इकोनॉमिकली ऑपरेट कर रहे हैं और उनका कनेक्शन है उस कंट्री से। यहां पर वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर एक्सक्लूडिंग टूरिस्ट एंड शॉर्ट टर्म विजिट। जो टूरिस्ट है और जो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म विजिट के लिए आए हैं, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट
नहीं करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज एन इकोनॉमिक टर्म विच विल कम इन वेरी हैंडी जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग डिटेल में पढ़ रहे होंगे. The next term, let us on this note, let us move to the next term. Next term we have net factor income from abroad. सबसे पहले तो बिफोर वी अंडरस्टैंड कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझ लें फैक्टर इनकम क्या है. राइट, फैक्टर इनकम क्या है. हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, labor, capital, entrepreneurship. We have 4 factors of production. The income that is earned by these factors of production, income that is earned by these factors of production is known as factor income. So we have land, labor, we have capital and entrepreneurship. Right? So land, we get rent, right? Labor, we get income, sorry, we get wages. We get wages. Capital, we get interest. And this is how it goes. Now these factor income which is earned, उसमें हम इसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट्स वेरी सिंपल. इट इज बेसिकली द फैक्टर इनकम व्हिच इज अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड इट हैज ब्रॉट टू इंडिया. तो यहां पर जो फैक्टर इनकम जो है इंडिया में आई है एंड फैक्टर इनकम जो इंडिया से अब्रॉड गई है, उसका जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कई टेक्स्ट बुक्स में आपको ये फॉर्मूला भी मिलेगा. NFIA is equal to X minus M. It is equal to X minus M. Usually they say net exports minus net imports. Now how does this mean? So simply if we are getting goods and services, we are counting factors of production as goods and services. It can be taken as exports or imports. That is why you will see this formula as well there. On this note, let us move to the next term that we are doing. Next term, we have 2 terms here. Okay, we have 2 terms here. First one is capital output ratio. And the other one we have is incremental capital output ratio. Now, this is one particular term जिसपे already question आ चुका है. If you will find it in your exam, especially for UPSC prelims, there has been a question on capital output ratio. Previous year questions में आप देख सकते हैं. But such concepts become very important for understanding कि basic underlying concept यहाँ पर क्या है, so that इनका एप्लीकेशन हो सके. ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका एप्लीकेशन हो सके. आपसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाएगा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है या फिर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, बट इससे रिलेटेड स्टेटमेंट जरूर बनेगा. सो उस स्टेटमेंट को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरत है. सो लेट अस स्टार्ट विद कैपिटल आउटपुट रेशियो. बहुत सिंपल सा, इसके टर्म में ही इसका मतलब है ये कैपिटल और आउटपुट का रेशियो. कैपिटल और आउटपुट का रेशियो, सिंपल. अब मैम कैपिटल और आउटपुट का रेशियो का मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली ये कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड है, क्या रेशियो होना चाहिए कैपिटल का कि हम 1 यूनिट ऑफ आउटपुट निकाल सके. सिंपल, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 यूनिट ऑफ आउटपुट निकालने के लिए. फॉर्मूला क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल इज टू आउटपुट या कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट. अब कैपिटल आउटपुट रेशियो का पर्पस क्या है? ये एग्जिस्ट क्यों करता है? ये एग्जिस्ट इसलिए करता है ताकि हमें इकोनॉमी की एफिशिएंसी पता चल सके. हमें इकोनॉमी की एफिशिएंसी पता चल सके. कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो एफिशिएंसी दिखाता है इकोनॉमी की, क्योंकि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा मतलब ज्यादा कैपिटल लग रहा है
एक यूनिट ऑफ आउटपुट को जनरेट करने में, मतलब इकोनॉमी की एफिशिएंसी जो है वो कम है। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट। और अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो लो है, दैट मीन्स इकोनॉमी की एफिशिएंसी हाई है। So this is capital output ratio for us. Now let us move towards incremental capital output ratio, ICOR. Now it clearly means incremental मतलब additional, एक नया। यहां पर इसका मतलब है कि अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए, अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए एक एडिशनल unit of output, so how much is the additional capital required to produce an additional output? रेगुलर प्रोडक्शन चल रहा है, बट यहां पर क्लियरली कह रहे हैं कि एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल जो चाहिए, कितनी चाहिए ताकि हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। अब आईसीआर का क्या है? इंक्रीमेंटल कैपिटल अपॉन incremental output. That is the simple formula we have. There has been already a question in prelims from this particular topic, capital output ratio. Usually students confuse basically what is the difference, and you can see the difference lies here. Difference बस इतना है, incremental मतलब additional। हम इससे अगर याद कर लेंगे तो यहाँ पे ये simplify हो जाएगा। This is all for today's session. We have completed 2 parts of basics of national income accounting. In our upcoming sessions, we'll be talking about national income and other terms in detail. That's all for today's session. Thank you so much.